नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। पीओके होगा अपना, ये बात एक बार फिर चर्चाओं में है। वजह है हाल ही में आए कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे विश्वसनीय लोगों और पदों पे आसीन रहने वाले लोगों के बयान, जिनसे ये लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या वो सच है? क्या वाकई बहुत जल्द कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पीओके को अपना बनाने का सपना सच होने जा रहा है? इस सब की शुरुआत हुई थी शौर्य दिवस से, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था। वहां खड़े रहकर उन्होंने बयान दिया था कि सेना पीओके को बहुत जल्द अपना बनाएगी। इसके बाद एडीएस औजला का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि तैयारी पूरी है। और अब बीते रोज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दरअसल उन्होंने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीओके को लेकर साफ तौर पर कहा कि सरकार का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश पर हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी में कहा है कि सीज फायर का अगर उल्लंघन किया जाएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सुनिए एक बार क्या कुछ कहा है। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. Second issue is, as far as the military is concerned, military is always ready to make sure that this ceasefire understanding is never broken because it's in interest of both the nations. But if it is broken at any point of time, हम ईंट का जवाब। और ये पहला मौका नहीं है जब पीओके को लेकर सार्वजनिक तौर पर संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति ने बयान दिया है। इससे पहले देश के रक्षा मंत्री भी पीओके को लेकर बयान दे चुके हैं। इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा और उसके बाद एडीएस औजला ने क्या कहा, वो सुनिए। हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है, वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं, यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे। ऐसा कोई डिसीजन दिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे, मतलब ना केवल आर्मी के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे। सो जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर। और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। सो हमारी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है आज की तारीख में, हम उसी को जो है रिफ़ाइन कर रहे हैं, उसी की जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी को जो है और सक्षम बना रहे हैं ताकि जब भी इसकी ज़रूरत पड़े उस टाइम पे फिर हमारे को पीछे देखने की। और इन तमाम बयानों, इन तमाम जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, इस बीच जो संकेत मिल रहे हैं, इसके बाद कुछ सवाल उठने लाजमी है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की ये चर्चा रहेगी। सबसे पहला सवाल, क्या बयान है संकेत पीओके में लगेगी सेंध? पीओके के लिए कितना करना होगा इंतजार? क्या हर मुश्किल हो गई है हल, अब सेना करेगी पहल? क्या हर भारतीय का सच होगा सपना, पीओके होगा अपना? और इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले आपका तारुफ हमारे मेहमानों से करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ
रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टिन विनोद सर जुड़ चुके हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। पीके सहगल साहब जुड़े हुए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही सैयद कासिम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का सर। सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी एमजे ऑगस्टिन सर आपसे। एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस के मौके पर कहा था कि सेना पीओके वापस लेगी। क्या इसे किसी तरह का संकेत माना जा सकता है? देखिए, जब से सरकार आया है आपको याद होगा पार्लियामेंट में के मंच पे अमित शाह जी ने ये बयान दिया था कि हम अपना जान दे देंगे लेकिन पीओके हमारा है। तो ये बात तो पार्लियामेंट के मंच से कहा जा चुका है। अब देखना ये है कि कब इसको वापस लिया जा सकता है और किस तरह से इसको वापस लिया जा सकता है, पहली बात। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कोई भी सेना अपना जो काम जो है, जो भी कार्य करने जा रही है, जैसे कि पीओके को वापस लेने का काम, ऐसे डिफेंस मिनिस्टर के ऐलान पे या फिर किसी आर्मी कमांडर के या फिर चीफ ऑफ आर्मी साहब के ऐलान पे नहीं करती। अगर कोई चीज कहकर करेंगे उसी दौरान, उस समझ लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 महीने के दौरान, वो गलत टैक्टिक्स या बैड टैक्टिक्स कहा जाता है। वो एक सही टैक्टिक्स नहीं है और कोई सेना ऐसा काम करती नहीं है। लेकिन हमें दर्शकों को ये समझाना है हर चीज का एक लैडर ऑफ एस्केलेशन कहते हैं। हर चीज का एक एस्केलेशन लेवल होता है। पहला एस्केलेशन लेवल जो आम इंसान को, हम आप जैसे लोगों को पता ही नहीं लगता है, वो है कूटनीति पे जो बातें चलती है, जो एम्बेसडर्स के बीच में या फिर उनके स्टाफ के बीच में जो बातें चल रही, वो बाहर नहीं आता है। लेकिन वो बैकडोर, उसकी सारी चीजें, प्रणाली उसकी चलती रहती है। और जहां तक पीओके की बात है, मैं बिल्कुल इस बात से मैं वाकिफ हूँ कि बहुत समय से कूटनीतिक बातें हमारी पीछे चलती रहती या चली आ रही है इनफैक्ट 50 से लेकर अब तक। और उसका जो परिणाम हमने शिमला एग्रीमेंट, फलाना एग्रीमेंट, ये सब चीजों में देखा। बात वॉर एक लास्ट विकल्प है, आखिरी विकल्प है। उससे पहले बहुत सारे और विकल्प हैं। ये जो सेबर रैटलिंग जिसको कहते हैं, जो हम कर रहे हैं अभी, कि हम पीओके वापस लेकर रहेंगे, इसको मैं एक सेबर रैटलिंग के तौर पे देखता हूँ। ये भी एक पड़ाव है, लड़ाई छिड़ने के पहले का एक पड़ाव माना जा सकता है। इसके बाद एक तरह से कह और माहौल बनाया जा रहा है। सहगल साहब, इस पर आपसे सवाल लेना चाहूंगी। सहगल साहब, हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान कश्मीर राग अलापता रहता है। यूएनएससी में भी उसने बार बार कहा है, भारत ने हर बार ये स्टैंड रखा है कि कश्मीर का मुद्दा यहाँ उठाना बेईमानी है। कश्मीर भारत का मुद्दा है, इसमें यूएनएससी और यूएन का कोई लेना देना नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है और पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि ये भारत का अभिन्न अंग है। अब जब लगातार ये बयान आ रहे हैं, जब तमाम जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि तैयारी पूरी है, रक्षा मंत्री एक चीज़ कहते हैं। देखिए, चुनावी रैलियों में, संसद में हमने बहुत बार ये बातें सुनी हैं, लेकिन जब रक्षा मंत्री इस तरह की बात कहते हैं, जब बार बार ये बातें उठती हैं, क्या कहेंगे? आपकी माहौल तैयार किया जा रहा है, इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं? मेरे मुताबिक हम गलत नतीजे पर पहुंचे हैं। ये उनका ध्यान एक हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैली के अंदर है, जिसमें पूरी कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी को वोट मिले। इससे आपको कोई भी ये नहीं रखना चाहिए कि हमने मंशा बना लिया कि पीओके को मिलिट्री मैनूवर के माध्यम से या मिलिट्री एक्शन के माध्यम से हटाया जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको याद रखा 1971 वॉर से पहले जिसमें इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को शेप किया था, इस समय किसी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को शेप नहीं किया। दूसरा, हमारी हर समय कोशिश होगी कि हम जो दुश्मन जो है उनको डिवाइडेड रखें
अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार से मिलिट्री एक्शन कार्रवाई की तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमारे ऊपर हमला करेंगे। सीपेक जो है जहाँ जिसमें चाइना के ऑलमोस्ट $62 बिलियन लगे हुए हैं, उसकी शुरुआत ही पीओके से होती है। इसलिए बड़े पैमाने पर हम फंस जाएंगे। तीसरा, जितने भी ओआईसी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी बजाय हमारे साथ होने के हमारे खिलाफ हो जाएंगी। इसलिए हमने ना तो इंटरनेशनल एनवायरमेंट को शेप किया है, ना ही डिफेंस सर्विसेज से बातचीत की है। क्या हमारी आर्म फोर्सेज इसके लिए तैयार है? अगर आपको याद होगा 71 वॉर में अप्रैल में मिस्टर गांधी लड़ाई करना चाहती थी, लेकिन जनरल मानेकशॉ ने साफ तौर पर कह दिया था अभी तैयार नहीं है। जहाँ तक आर्मी कमांडर का ताल्लुक है, आर्मी कमांडर से जब आपने पूछा गया, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थे कि हम अगर सरकार एक पॉलिटिकल डिसीजन लेती है तो आर्म फोर्सेज का कर्तव्य बनता है कि उस पॉलिटिकल डिसीजन के तहत हम कार्रवाई करें। उन्होंने कहा हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है, लेकिन उनको पक्का यकीन है कि इस माफी की डिसीजन नहीं मिल जाएगी। ये बड़ी स्टैंडिश आउटलुक है। मेरे मुताबिक तो बड़ा एक तरह से गंभीर मसला है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, वहाँ 2 नेशन इन्वॉल्व है, पाकिस्तान और चाइना बड़े पैमाने पर। और अगर हम इसको हमला करते हैं, मेरे मुताबिक यकीनन रिजल्ट वही होगा जो रशिया यूक्रेन का हुआ है। हम किसी प्रकार की मिलिटरीली एज ऑफ टुडे पाकिस्तान से कश्मीर को नहीं हटा सकते। हमारी ओनली ऑप्शन है कि वहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर खड़ा किया जाए, वो बगावत करे, और बगावत के माध्यम से हिंदुस्तान को एक भी गोली फायर करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमने गोली फायर की तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती और भूल होगी। ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर निचोड़ा जानते हैं, वो इस माफी की भाषा नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल एक चुनावी रैली में वोट को इकट्ठा करने के लिए आप देखो कौन सी जगह पर किया गया है, कौन सी स्टेट में किया है। उस स्टेट में जहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है, वेटरन जो है और एक्स और सर्विंग पर्सनल है, उनको प्रभावित करने के लिए, उनके परिवारों को प्रभावित करने के लिए, ना के इशारा करने के लिए हम मिलिट्री मैनूवर के माध्यम से पीओके को वापस ले रहे हैं। ठीक है। सैयद कासिम साहब, देखिए ये हम सभी समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी अगर मुद्दा है तो वो बहुत संवेदनशील है, और खासकर पीओके को लेकर हर भारतीय के दिल में एक अलग किस्म का जज्बा है। पीओके हर भारतीय के दिल में कसकता है कि पीओके आज भी पीओके है, वो सिर्फ के नहीं है। इस चीज को लेकर क्या लग रहा है आपको कि ये राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ माहौल तैयार किया जा रहा है, कुछ ऐसी गतिविधियां की गई हैं जिसके बाद कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ी दोनों प्राणी जो है, दोनों चूंकि सेना के बड़े पदों पे रहे हैं, उनकी बात से सहमति अपने व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बात, आपने जो ये पूछा ना कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये माहौल बनाना नहीं, इसको माहौल बिगाड़ना कहा जाता है। इस तरह के बयानात रक्षा मंत्री मंत्रालय से अगर आते हैं और रक्षा मंत्री देते हैं, चुनाव की रैली में देते हैं, उसका एक अलग एंगल होता है। लेकिन जब सेना की तरफ से किसी उच्च पद पे बैठे किसी से सवाल किया जाए क्या आपने रक्षा मंत्री के बयान से सहमत हैं, क्या सहमत हैं, तो वो हमेशा यही कहेंगे कि हम हमेशा तैयार हैं। इससे वो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है कि भारत जो है हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, देश की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। पीओके को पाकिस्तान ने कोई हमसे जंग में नहीं छीना है। पीओके कोई पाकिस्तान किसी जंग में भारत से लेके नहीं गया है। पीओके भारत के बंटवारे के समय की मांग और उसके बंटवारा और तमाम चीजें, और राजा हरी सिंह, और उसके बाद भारत से उसकी मजबूरी, फिर यूएनओ, फिर वो शिमला समझौता, वो तमाम चीजों से बंधा हुआ है पीओके और के। तो उसको चुनावी रैलियों में पीओके के इशू को उठाना, मैं मेरे दत्ता थे कि जो उनकी इस बात से सहमत हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखिए एक चीज समझने की बात यह है कि हम भारत में किसी भी तरह की कोई बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन अगर आतंकवादी गतिविधियों के नाम पे हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, हमने की है, सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन एक देश के अंदरूनी किसी भी मामले को हमला करके टुकड़े को छीन लेने की बात बयान देना, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये कहीं से भी जिसको गंभीरता से नहीं देखना
देखा जाना चाहिए और चुनावी भाषणों और चुनावी रैलियों से कर है। और एक बात जो भी मेरे सामने कही है, बहुत बड़ी बात कही है कि जो करना होता है उसे मीडिया में बयान नहीं दिया जाता है। जो किया जाता है वो कभी सेना की कार्रवाइयां जो है वो पब्लिक में डिस्कस नहीं की जाती है। मैं अपने परिवार के 2 मेजर जनरल हैं, 1 ब्रिगेडियर है, वो परिवार में कोई बात नहीं करते हैं कि क्या कैसे है क्या है, तो वहाँ मीडिया में कौन बता देगा कि हम पीओके लेंगे या कौन सा हिस्सा कब हम अपने कब्जे में लेंगे। ये एक इसको आप इसी तरह से देखें कि ये चुनावी रैली में दिया गया राजनाथ सिंह जी का भाषण है और उस पर सेना के अधिकारी से पूछे गए सवाल की दी हुई प्रतिक्रिया है। मैं इससे ज्यादा इसको नहीं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, ऑगस्टिन सर कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए कुछ हद तक मैं साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बट कुछ चीजें जो हैं उन्होंने सही उसका ब्यौरा नहीं दिया है। सबसे पहली बात 47-48 लोगों को शायद ही पता होगा कि 47-48 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, पुंछ अपराइजिंग हुई थी, पुंछ में एक अपराइजिंग हुआ था और इस वॉर के तहत इनफैक्ट बाबा मेहर सिंह बहुत ही प्रसिद्ध एयर कमोडोर हैं जो डेकोटा जहाज से सिख लाइट इन्फेंट्री को उन्होंने लैंड किया था श्रीनगर में, और श्रीनगर और पूरा जो वैली जो है वो आज अगर हमारे पास है तो वो उसका श्रेय उनको जाता है। उस समय इन्होंने मन बना लिया था, वजीरिस्तान से कुछ लोग आए थे, ये जो मर्सिनरीज जिसको कहते हैं वो लोग, और रेगुलर आर्मी और पुंछ अपराइजिंग के जो उस समय के जो हमारे आर्मी, ये सारे लोग मिल करके कश्मीर की एक टुकड़ी को इन्होंने अलग कर लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो सैयद साहब भूल रहे हैं वो ये है, कश्मीर 2 भाग में बटा हुआ है। एक है जो कश्मीर हमारे पास है और एक है जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तानी उसको आजाद कश्मीर कहते हैं। और आजाद कश्मीर एक इतना झूठा नाम है उस एरिया का कि मैं बोल नहीं सकता। ये जो JKLF जिसकी बहुत चर्चा हुई थी एक समय इंडिया में, JKLF एक पार्टी ही नहीं है आजाद कश्मीर में। आजाद कश्मीर के लोगों को वोट देने की या वहां पे किसी भी तरह की आजादी उनको नहीं है। गुर्बत बहुत ज्यादा है और डेमोक्रेसी नाम की चीज वहां है नहीं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ये मानना है, देखिए इंसानी जरूरत और इंसानी जो तकलीफ है वो सर्वप्रथम होना चाहिए हमारे किसी भी सोच विचार में, हमारे मिलिट्री सोच विचार में भी और हमारे कूटनीतिक सोच विचार में भी। आप देखिए एक हिस्सा कश्मीर, एक चंद मिनट दीजिए, एक हिस्सा हमारा कश्मीर है जो भारत के पास है, जहाँ से बच्चे अभी डॉक्टर्स बन रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, IAS छोड़ के पार्टी चलाते हैं, फिर लौट करके IAS आते हैं। आप उसी का एक प्रतिबिंब उस तरफ देख लीजिए। आजाद कश्मीर में न स्कूल है, न कॉलेज है, न मेडिकल फैसिलिटी है, न आप वोट दे सकते हैं, न आपको खाना है पीना है, जितना आप मान लीजिए हर तरह का तकलीफ। और उसके ऊपर से पहाड़ी इलाकों का अपना अलग तकलीफ होता है। पता नहीं आप पहाड़ी में कितना रह चुकी है पहाड़ में, इस दौरान बर्फ के दौरान तो जिंदगी एकदम ही थम जाती है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए जवाहर पास बन गया है, दूसरे तरफ से दूसरा पास भी खुल चुका है, अटल टनल से लेकर के हम श्रीनगर को कनेक्ट कर चुके हैं। कुल मिलाकर तो हमारे यहाँ खुशहाली लगातार उन्नति के पथ पर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जो कश्मीर का जो हिस्सा जो अंडर डेवलप्ड है उसको लेकर बार बार चर्चाएं हो रही है। ऑगस्टिन सर, मेरा सवाल दरअसल ये है कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की हम बात करते हैं, अगर पड़ोसी मुल्क के साथ किसी तरह के मसले की हम बात करते हैं, तो फिर हम बात सिर्फ हम 2 देशों के बीच की नहीं करते हैं। 2 देशों के बीच का कोई भी मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा हो सकता है, और खासकर जब भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो बहुत संवेदनशील ये मुद्दा होता है। तो फिर बार बार इन बयानों के क्या मायने हैं? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें लोगों की जो खुशहाली उन्नति उसको सर्वप्रथम रखना चाहिए। आज मान लीजिए अगर आज पीओके अपना इंडियन कश्मीर के साथ जुड़ जाता है, सोचिए उनका जो जीवन
शैली और उनकी जो कंडीशन, लिविंग कंडीशन कितना एकदम जंप कर जाएगा। मेडिसिन में देख लीजिए, पढ़ाई में देख लीजिए, कनेक्टिविटी में देख लीजिए, हर चीज में वो जंप कर जाएगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जहां मौका मिलता है, आप G20 देख लीजिए, UNSC देख लीजिए, UN के हर जगह देख लीजिए, कश्मीर का ये जो बात पाकिस्तानी जो हुक्मरान है क्यों करते हैं? क्योंकि उनका रोटी सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पे ही सिकता है, उनके फौज की रोटी भी सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पे सिकता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं ये बात भाई वही तो कह रहा था सैयद साहब से, मैं थोड़ा बहुत मैं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि जब कोई इलेक्शन आता है तो हम कश्मीर की बात ज्यादा उठाते हैं, बट आप उस तरफ देखिए, हर दफा उनके हर एक के लफ्ज जुबान में, हर एक के तर्क में कश्मीर के अलावा और कुछ नहीं है। अगर कश्मीर का मुद्दा नहीं है तो उनका फौज भी नहीं है, ना उनके हुक्मरान किसी काम के। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो कश्मीर इज द किंग पिन इशू एंड द ओनली इशू ऑफ पाकिस्तान। सहगल सर, हम ये जानते हैं कि पीओके को हल करना, पीओके के मसले को हल करना इतना आसान नहीं है और इसके कई पड़ाव हैं। क्या लगता है आपको कि भारत में बार बार जब पीओके की बात होती है, चाहे वो चुनावी रैलियों की बात हो, चाहे संसद की बात हो, या फिर शौर्य दिवस के मौके पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना वापस लेकर आएगी पीओके, क्या लग रहा है कितना समय इसमें और लग सकता है? क्या वाकई इस सपने को सच कर पाना आसान है? क्या इस दिशा में भारत के बढ़ते कदम सार्थक हैं? देखा जाता है हिंदुस्तान का तल्लुक है। आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है दुनिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टेटमेंट के रूप में उभरे हैं। हिंदुस्तान में मीट में तो G20 ने साफ तौर पे कहा है कि आज के माहौल में लड़ाई इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन इन द प्रेजेंट एनवायरमेंट। और हिंदुस्तान इसमें साफ तौर पे मानता है। हमने किसी प्रकार से, जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल एनवायरमेंट को शेप नहीं किया, ना ही आर्म फोर्सेस की पूछताछ की है, और ना ही मेरे मुताबिक मिलिटरी इज पॉसिबल टुडे टू टेक बैक पीओके, ना ही हिंदुस्तान का उस माफी का इरादा है। हम वेट करेंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद टूट रहा है और हमको उसकी इंतजार करनी पड़ेगी जब तक पाकिस्तान खुद ब खुद टूटता है। अगर हिंदुस्तान यस वी कैन एड इन द बेटा ऑफ पाकिस्तान इन द सेंस कि हम केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं उनको मॉरल सपोर्ट के अलावा हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ हद तक मिलिट्री सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन कार्रवाई वहां के लोगों को ही करनी पड़ेगी, ना कि हिंदुस्तान के सैनिकों। हिंदुस्तान के सैनिक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे, ना ही वो हमारे हित में है। हम एक बढ़ती उभरती इकोनॉमिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हम $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि 2030 तक $10 ट्रिलियन। उसमें क्यों रुकावट लाना चाहते हैं? इस समय हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, GCC कंट्रीज हमारे मित्र हैं, OIC कंट्रीज हमारे मित्र हैं। आपको मित्रता को दुश्मनी में क्यों कन्वर्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, कोई भी उसमें कोलैटरल डैमेज होता है, एक तरफा डैमेज तो होता नहीं है, तो इसको सोचकर ही कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। कासिम साहब, यहाँ पर आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरह से सहगल साहब कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट दे सकते हैं, वहाँ के लोगों को खुद आवाज उठानी होगी। बार बार बलूचिस्तान से आवाज उठती है, भारत को भाई भी कहा गया है, अपील की जाती है। क्या आपको लग रहा है ये तमाम जो आवाजें उठ रही है धीरे धीरे पीओके को हासिल कर पाने में कारगर साबित होंगी? जिस पहल की बात सहगल साहब कर रहे हैं कि लोगों को उठकर खड़ा होना होगा, क्या आपको लग रहा है उस दिशा में बढ़ता जा रहा है? पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, चाहे वो कर्ज की बात करें, चाहे बाढ़ से तमाम जो तबाहियां हो रही है उनसे हालात बन रहे हैं, जो पॉलिटिकल उठापटक पाकिस्तान में मची हुई है, इसके बाद हालात पाकिस्तान के लिए खराब होंगे और लोग भारत की तरफ ज्यादा सहानुभूति रखेंगे, भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देखेंगे और पीओके हल हो पाएगा मसला? ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैंने जो पहले जवाब दिया था, जिसपे मेजर साहब ने कहा, मैंने पहले उस बात का जवाब दिया था कि क्या ऐसा हो सकता है। मैंने पाकिस्तान की बदहाली या पीओके के हालात की बात नहीं की थी, और उनका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, चाहे वजीरिस्तान हो, चाहे उसका ये वाला हिस्सा हो, आपका जो बलूचिस्तान हो, ये सारे हिस्से जो हैं ये चल रहे हैं। पाकिस्तान में शियाओं के साथ जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, वो भी इंटरनल बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं उनके साथ। हर जुमे को पाकिस्तान में बम फूट जाते हैं,
नमाज पढ़ते हुए लोग मार दिए जाते हैं। भारत में कोई पत्थर नहीं फेंका जाता मस्जिद में, अगर फेंक दिया जाता है, कोई फेंक देता है तो उसपे दुनिया भर के हम और आप बैठ के बहस करते हैं कि किसी मस्जिद पर ये नारे लगाए गए या भगवा झंडा फहरा दिया गया। ये अंतर है भारत और पाकिस्तान का, और ये चीज पाकिस्तान को तोड़ रही है। पाकिस्तान में इमरान बनाम नवाज बनाम क्या कहते हैं भुट्टो बनाम बिलावल भुट्टो और बनाम जो है सेना, ये जो है पाकिस्तान बहुत दिनों तक सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है। अब ये अलग बात है कि इस तरह के सियासी बयान दे कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान जो आप खुद टूट रहा है उसको क्या मजबूती देने की प्रयास कर रहे हैं क्या हम लोग? मतलब पाकिस्तान तो खुद खत्म हो रहा है, क्योंकि जैसा आपने कहा, जैसे मेजर साहब ने कहा कि जो पीओके है हमारे यहाँ कश्मीरी वोट भी देगा, अधिकार भी देगा, सारा वो करेगा, प्रदर्शन करेगा, सारी चीजें करेगा, उसको सब कुछ मिलता है। वहां से आईएएस निकल रहे हैं, टॉपर्स हो रहे हैं, तमाम तरक्कियां हो रही, तमाम उनके पुल बन रहे हैं, नदियां बन रही, नाले बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, आजाद के नाम पे उनके पास आजादी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इतना क्या है, क्या मांगे हम पाकिस्तान, वो एक जो धार्मिक उन्माद या वहां पर जो इनके जो कैंप थे, तमाम मदरसों के जो वो हैं, तमाम तरह के जो लोग हैं, वो तो वहां पे पीओके में कुछ करने की सिचुएशन में हो सकते हैं जो पाकिस्तानी है, लेकिन जो पीओके के रहने वाले लोग हैं वो बहुत परेशान है, ये सच है। तो उनको खुद टूटने देने से ज्यादा, क्या हमला करने से ज्यादा अच्छा है खुद टूटने। हमला सोल्यूशन नहीं है। हमले से ये, जैसा भी मेरे सामने कहा था कि दुनिया के जो ऑयल कंट्रीज हैं वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये इतनी आसान चीज नहीं है कि किसी भी चीज को आप कहें और उसके बाद कर दें। ये अंतर्राष्ट्रीय उनके जो मूल्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून कायदे हैं, उनका भी पालन करना होता है। हम पीओके की बात करते हैं, लेकिन हम चाइना का नाम भी नहीं लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि चाइना का हमको वोट के रूप में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, एमजे ऑगस्टिन सर, शो वाइंड अप करने का समय हो गया। 10 सेकंड के अंदर अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा सर, प्लीज। 10 सेकंड। देखिए, एक होता है इंटेंशन, मतलब मंशा रखना कि मुझे पीओके चाहिए। हाँ। आप मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, बट 2014 या उससे पहले की जब बात करते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन को मैंने ये कहते हुए देखा है कि पीओके मुझे वापस चाहिए। कोई बोलता भी नहीं था, वो बोलना भी शायद पाप समझते थे। हम पार्लियामेंट में बोलते हैं, हम खुलेआम बोलते हैं कि हम पीओके वापस लेंगे, तो इंटेंशन है, तो ये बिल्कुल सराहनीय है। ठीक है, सहगल साहब 10 सेकंड में सर फाइनल कमेंट। देखो, हम पीओके को वापस ले सकते हैं डिप्लोमेसी के माध्यम से, टेक के माध्यम से, ना कि मिलिट्री मीन्स के माध्यम से। एंड आई एम वेरी सर्टेनली fully believe in that कि मिलिट्री मीन्स आर नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, कासिम साहब 10 सेकंड सर। बिल्कुल ये सच है कि पीओके हमको जो है डिप्लोमेटिकली नहीं, वहाँ अंदर के हालात जब टूटेंगे पीओके हमारा होगा। और ये कहना कि हम कहने लगे हैं, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, कह देना कोई उपलब्धि मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऑगस्टिन सर, सहगल साहब और कासिम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पीओके को लेकर बयानबाजियां लगातार जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस के मौके पर सबसे पहले ये बात दोहराई थी एक बार हाल ही में 27 अक्टूबर को, जब उन्होंने कहा कि सेना पीओके वापस लेगी। उसके बाद उसके करीब एक हफ्ते बाद ही एडीएस औजला ने कहा था कि सेना तैयार है, जो भी आदेश आएंगे उनका पालन किया जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से उपेंद्र द्विवेदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सेना पूरी तरह से तैयार है, इंतजार है तो सिर्फ इशारे का। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, अपने इरादे साफ करे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानून कायदे और जो डिप्लोमेसी की जो तमाम अड़चने हैं उनको पार करके कैसे और कब तक पीओके का ये सपना होगा अपना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ।